Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on our channel World Student Scope. So we are doing chapter number 2, that is electrostatic potential and capacitance from class 12th. हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल पैरेलल प्लेट, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, डिस्क की शेप का भी एक कैपेसिटर होता है. तो जो हम एग्जिस्ट करते हैं, जो यूज़ करते हैं कैपेसिटर्स. ठीक है, अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस करने का मीनिंग या फिर रीज़न ये था कि उससे पहले हमने पढ़ा था स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में. और स्फेरिकल कैपेसिटर का मीनिंग था कि सिर्फ एक स्फीयर, मतलब अभी तक जो हमने स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ा है उसमें क्या है कि सिर्फ एक स्फीयर की कैपेसिटी क्या है चार्ज को स्टोर करने की. बिकॉज कैपेसिटर का मीनिंग क्या है, कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को स्टोर करना, राइट. तो एक स्फीयर अकेला कितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो हमने देखा था. ठीक है, एक स्फीयर के लिए. और अगर एक आर रेडियस का स्फीयर हम बनाते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस आर, जितनी भी उसकी रेडियस है. ठीक है, सो अब जब हम यहाँ पर वैल्यूज डालते हैं तो हमें पता लगा कि 1 फेराड. ठीक है, फेराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. तो अगर मुझे इतनी कैपेसिटेंस चाहिए तो मुझे कितना बड़ा स्फीयर बनाना पड़ेगा, मुझे हमारी जो अर्थ है उससे भी बड़ा एक स्फीयर बनाना पड़ेगा, तब जाकर मेरी कैपेसिटेंस क्या होगी, 1 फेराड के इक्वल आएगी. दैट मीन्स ऐसा कैपेसिटर जो है प्रैक्टिकली हमारे किसी यूज का नहीं होगा, राइट. फिर हमने देखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. उसे इंट्रोड्यूस करने से पहले हमने देखा कि अगर एक कंडक्टर के सामने दूसरा कंडक्टर रख दिया जाए, ठीक है, एक चार्ज कंडक्टर के सामने, लेट्स से ये अगर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, प्लेट थी, ठीक है, इसके सामने मैंने एक न्यूट्रल प्लेट भी अगर रख दी तो ये क्या होगा, चार्ज इंड्यूस कर लेगा. इसकी एक तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी तरफ इस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, राइट. अब ये चार्ज के इंड्यूस होने से फर्क क्या पड़ेगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V. ये सब बेसिक्स हम कवर कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में, राइट. सो कैपेसिटेंस होती है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, राइट. अब इस सिचुएशन में जब हमने एक दूसरा कंडक्टर यहाँ पर लेकर आए तो चार्ज तो इस कंडक्टर पर सेम रहा, ठीक है, चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पोटेंशियल यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा. जब तक ये कंडक्टर यहाँ नहीं था, यहाँ पर पोटेंशियल सिर्फ इसका खुद का था, सिर्फ खुद की वजह से पोटेंशियल था, राइट. लेकिन जैसे हम दूसरा कंडक्टर ले आए और हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो दूसरा फेस है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उसे हम ग्राउंडिंग भी कर देते हैं, तो ये सारा चार्ज फिनिश हो जाएगा, वैनिश यहाँ से हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज अब बच गया है, ठीक है. तो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव पोटेंशियल होगा, ठीक है. पॉजिटिव पोटेंशियल इसका खुद का था अपना, और नेगेटिव पोटेंशियल इसकी वजह से. सो ओवरऑल पोटेंशियल जो है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है. पोटेंशियल अगर डिक्रीज करता है तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर जाती है. दैट मीन्स हमने कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ न्यू कंडक्टर, ठीक है. एक दूसरा कंडक्टर उसके आसपास रखने से कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज कर जाती है. सो ऐसा कुछ तो हम यहां भी कर सकते हैं, ठीक है. हमने एक अकेला स्फीयर देखा था जिसकी कैपेसिटेंस, ठीक है, बहुत कम आती है, राइट. लेकिन अगर हम 2 स्फीयर लेना स्टार्ट करें, ठीक है, एक और स्फीयर यहां पर इंट्रोड्यूस कर दें, तो अब ये 2 कंडक्टर्स हो गए, राइट. तो इसकी कैपेसिटेंस कुछ इंक्रीज करनी चाहिए, है ना. जैसा हमने यहां पर देखा दूसरे कंडक्टर को रखने से कैपेसिटेंस इंक्रीज करी है, सेम वे में यहां भी कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी चाहिए. तो यही जो टॉपिक हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. ऑल्दो ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है, ठीक है. एनसीईआरटी में ये टॉपिक स्फेरिकल कैपेसिटर्स, जिसमें हम मतलब 2 स्फीयर्स को रखकर देखेंगे कैपेसिटेंस क्या आने वाली है, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है. तो आज का लेक्चर एक तरह से कह सकते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली नहीं है, बट दीज टॉपिक्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट अगर हम कैपेसिटेंस को समझना चाहते हैं, ठीक है. सो टिल नाउ अभी तक जो हमने पढ़ा है कैपेसिटेंस, हमने 2 कैपेसिटेंस पढ़ी है, एक स्फेरिकल और दूसरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, ठीक है. मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एक सिंपल स्फेरिकल कैपेसिटर हम पढ़ चुके हैं. सिंपल बोलने का मीनिंग ये है कि सिर्फ अकेला एक स्फीयर, ठीक है. तो यहाँ कैपेसिटेंस क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. अभी अभी हमने लिखा था ये फॉर्मूला. ये कैपेसिटेंस होती है एक स्फीयर की. और अगर पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस पूछी जाए तो वो क्या होती है, वो होती है एप्सिलॉन नॉट ए इज द एरिया ऑफ प्लेट्स अपॉन डी. डी इज द डिस्टेंस, जो गैप है 2 प्लेट्स के बीच में, वो गैप, ठीक है.
तो ये हो जाती है कैपेसिटेंस एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ऑलराइट, सो दिस इज एरिया एंड दिस इज गैप बिटवीन टू प्लेट्स। एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो उन दोनों प्लेट्स के बीच में है। और हम अभी तक क्या कंसिडर कर रहे हैं, दोनों जो प्लेट हैं उनके बीच में कैसा मीडियम है, वो एयर ही है। ठीक है, सो वी आर कंसिडरिंग एयर। लेकिन अगर हम इस मीडियम को चेंज कर देंगे, एयर की बजाय अगर कोई दूसरा मीडियम हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे जिसकी परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से ज्यादा हो, है ना, अगर ये इंक्रीज, हम इस वैल्यू को इंक्रीज कर दें तब भी कैपेसिटेंस को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये भी हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, जब हम दो प्लेट्स के बीच में क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, डाई इलेक्ट्रिक। तो डाई इलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल्स होंगे जिनका एप्सिलॉन नॉट ज्यादा होगा एयर के कंपैरिजन में, तो वो भी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करेंगे। ऑलराइट, लेकिन आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर के साथ। अब स्फेरिकल कैपेसिटर हमने जो पहले पढ़ा वो सिर्फ स्फीयर था, अकेले स्फीयर की कैपेसिटेंस। यहां पर हम दो स्फीयर्स होंगे। ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स ऑफ इनर एंड आउटर रेडियस, ठीक है, ए एंड बी। सो इनर रेडियस हम यहां पर, जो ये एक छोटा सा स्फीयर है और ये हमारे पास एक बड़ा स्फीयर है। ठीक है, इनर स्फीयर की रेडियस कितनी है, स्मॉल ए के इक्वल है। ऑलराइट, और जो बड़ा वाला स्फीयर है ये, उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल बी के इक्वल हमने मान ली, ये रेडियस है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अंदर वाला जो स्फीयर है वहां पर हमने एज्यूम किया है कि पॉजिटिव चार्ज है, बाहर जो स्फीयर है वहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। दोनों ही स्फेरिकल शेल्स हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होना चाहिए, वैसे तो आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई है, यानी कि इस रीजन में, इन दोनों शेल्स के बीच में जो ये रीजन है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। राइट, यानी कि यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा अंदर, और बाहर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब उसका रीजन हम जान चुके हैं, पहले से हमें पता है। अगर मैं बाहर देखना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो मुझे गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। ठीक है, मैंने गॉसियन सरफेस बनाई। ठीक है, अब हम गॉस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो क्या होता है कि फ्लक्स जो इस सरफेस से बाहर आएगा, ठीक है, गॉस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, क्लोज्ड इंटीग्रल हमें करना होता है वेक्टर ई डॉट डी एस। ठीक है, यहां पर ये एरिया हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट, सॉरी यहां पर वेक्टर ई डॉट डी आर आ जाएगा, नो डी एस ही आता है, यहां पर एरिया हमें लेना होता है, स्मॉल स्मॉल एरियाज। राइट, ये फ्लक्स की जो डेफिनेशन है, डी एस आएगा, इज इक्वल टू जितना चार्ज यहां पर इंक्लूडेड है। राइट, सो क्यू हम यहां पर लिखते हैं इंक्लूडेड, और उसका 1/ε0 टाइम्स होता है, तो यहां पर ε0 नीचे आ जाता है। ठीक है, सो चार्ज इंक्लूडेड जो है, अब इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इंक्लूड किया है, अगर यहां पर प्लस क्यू चार्ज है तो यहां पर बाहर वाले स्फीयर पर माइनस क्यू चार्ज है। राइट, सो ओवरऑल इंक्लूडेड चार्ज इज 0। सो ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। राइट साइड हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। दैट मीन्स अब लेफ्ट साइड भी 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो उसमें क्या 0 होगा, एरिया तो 0 नहीं हो सकता, इस गॉसियन सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया तो है। सो यहां पर 0 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो बाहर वाले किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और अंदर वाले किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। सेम तरीके से आप क्या करेंगे, अंदर जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, और उस गॉसियन सरफेस ने कोई भी चार्ज इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये सिर्फ इसके सरफेस पर है। ठीक है, दोनों शेल्स हैं। ऑलराइट, सो ये सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस पर है, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो भी इसके सिर्फ सरफेस पर होगा। ठीक है, सो बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब एक और चीज, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से है, जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, मान लो मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, ये आप सोचें जरा, ये किसकी वजह से है। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज है इस शेल के ऊपर, इसकी वजह से होना चाहिए, और ये नेगेटिव चार्ज है इस शेल के ऊपर। क्या इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा, क्या यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज की, इस चार्ज की वजह से यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। राइट, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है, अगर आप ये इमेजिन करो कि अगर ये अंदर जो शेल है वो नहीं होती, सिर्फ ये बाहर वाली शेल यहां पर होती, तब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, 0 होता। ठीक है, सो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है इस शेल की वजह से। अब जैसे ही हमने
इसके बीच में ये रख दी है, एक छोटी शेल यहाँ पर रख दी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ रखने के साथ में यहाँ पर क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आया, इस पॉजिटिवली चार्ज्ड शेल की वजह से, यानी कि जो अंदर वाली शेल है उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ना कि बाहर वाली शेल की वजह से। ठीक है, सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाली शेल की वजह से। अब हमारा काम क्या होगा, हमें इस टाइप के कैपेसिटर की, अब ये कैपेसिटर है, ठीक है, अब इसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस तो होगी, वही हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, जो जनरल फॉर्मूला है वो तो यही है, राइट। अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये डेरिवेशन के लिए भी यूज होगा। अब इसके लिए हम एक प्रॉपर फॉर्मूला बना देंगे अभी डिराइव करके, लेकिन शुरुआत तो हम यहीं से करेंगे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। ऑलराइट, सो यहां पर चार्ज कितना है इस शेल के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर प्लस क्यू है तो वहां पर माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, सो हम क्या, आपने ये नहीं बोलना कि टोटल चार्ज, नहीं, यहां पर हम टोटल चार्ज नहीं बोल रहे, किसी भी एक शेल के ऊपर, जैसे पैरेलल प्लेट में मुझे पता है यहां अगर प्लस क्यू है तो यहां पर माइनस क्यू चार्ज है ना, तो टोटल चार्ज तो जीरो है, लेकिन हम टोटल चार्ज नहीं लिखते, किसी भी एक जो कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है वो यहां पर यूज होगा पर यूनिट पोटेंशियल। यहां पर इनके बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो सेम वे में यहां पर हमारे दो कंडक्टर्स, ये दोनों हैं, ये हमारा अंदर वाला कंडक्टर है और ये हमारा बाहर वाला कंडक्टर है। ठीक है, सो चार्ज यहां पर किसी भी एक के ऊपर जो चार्ज है वो आप लिख सकते हैं Q, एक पर प्लस Q है, दूसरे पर माइनस Q चार्ज है, और जो पोटेंशियल होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जब दो कंडक्टर होते हैं तो हम इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस V इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस, ऑलराइट, बिटवीन दीज टू स्फेरिकल शेल्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, अब पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, या फिर मैं ये कहूं पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता होना चाहिए, तभी मेरी कैपेसिटेंस पे निकाल सकता हूं। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालें, इस केस में हमें नहीं पता कैसे निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, हमें अगर एक चीज पता है, अगर आपको पोटेंशियल पता है तो आप फील्ड जान सकते हो, और अगर आपको फील्ड पता है तो आप पोटेंशियल जान सकते हो, राइट। हम इस तरह से जा सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। अब किसी भी एक जनरल पॉइंट पर, मैंने ये एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जो सेंटर से, देखो ये हमारा सेंटर है, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, ये इतनी r रेडियस है। ठीक है, यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक गॉसियन सरफेस बना दूंगा। ये जो मैंने बना दी है, अब ये क्या है, एक गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस r हो गई। स्फीयर को ही हमने क्या मान लिया, एक गॉसियन सरफेस मान लिया। r रेडियस पर जो हमारा पॉइंट है वहां पर ये पास कर रही है, ये पॉइंट इस सरफेस से पास करेगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम अप्लाई करेंगे अपनी गॉस थ्योरम। अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं जो इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि अगर बाहर होगा या फिर अंदर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, वो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, सो जब गॉस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे तो वो क्या कहती है, जो फ्लक्स है, फ्लक्स का जो जनरल फॉर्मूला क्या है, हमें क्लोज इंटेग्रल करना होता है वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर, ये एरिया वेक्टर हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, किसके इक्वल होता है, जितना नेट चार्ज इस गॉसियन सरफेस ने इंक्लूड किया है। ठीक है, कितना चार्ज इंक्लूड किया है, Q, मुझे नजर आ रहा है Q चार्ज इसने इंक्लूड किया, अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारी ये थ्योरम है, राइट। अब मुझे ये पता है कि इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनी हुई है जो आप देख सकते हैं। और एरिया वेक्टर कहां होगा, एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी तो यही होगी ना, इस छोटे से एरिया के परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैं यहां देखता हूं तो इस छोटे से एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा एरिया वेक्टर होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज जीरो। दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, एंगल जीरो है। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड ds वेक्टर, वो क्या है, जीरो है। तो अगर वो जीरो है तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, cos थीटा आता है,
और cos 0 क्या होता है 1 के इक्वल होता है, तो हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी है तो मैं उसे बाहर निकाल सकता हूं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट भी है, हर एक पॉइंट पर सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और यहां पर क्या रह जाएगा, ds का इंटीग्रेशन। ds का मीनिंग है इस गॉसियन सरफेस के छोटे छोटे एरियाज का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो वो टोटल एरिया बन जाएगा, है ना। किसके इक्वल है, इक्वल ये देखिए q बाय एप्सिलॉन नॉट के ही इक्वल है, ये हम बाद में लिखते हैं। सो नेक्स्ट हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। जो टोटल एरिया वो कितना हो जाएगा, ये जो r रेडियस के हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E जो कि कांस्टेंट है इंटू 4 पाई r स्क्वायर, इस r रेडियस का मैंने स्क्वायर कर दिया, ये किसके इक्वल है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा q अपॉन, ये हम नीचे भेज देंगे 4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट पहले लिख लेते हैं और फिर बाद में लिख लेते हैं r स्क्वायर, ठीक है। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कांस्टेंट k हो जाता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं k q अपॉन r स्क्वायर। तो ये वैसा ही आ गया। अब इसको देखो, ये कैसा आ गया, सेम ही तो है, एक सिर्फ इस चार्ज की वजह से जो यहाँ पर एक स्फेरिकल शेल, ठीक है, ये एक स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑलराइट, और r डिस्टेंस पर, जो कि r डिस्टेंस कहाँ, इससे बाहर, स्फीयर के बाहर, मैं क्या निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ। तो हमने यही पढ़ा था कि इस चार्ज को हम सेंटर पर एज्यूम कर सकते हैं, इस चार्ज को एक पॉइंट चार्ज मान लेंगे जो कि सेंटर पर है Q, और उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है r डिस्टेंस पर k q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। बाहर वाले जो ये जो चार्ज है माइनस q चार्ज, ये सिर्फ शील्डिंग का काम कर रहा है, ठीक है। हमने शील्डिंग के बारे में पढ़ा है कि ये अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मेंटेन रखेगा, लेकिन हमने इस स्फीयर को एक्स्ट्रा यहाँ पर डाल दिया है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी ही वजह से, ठीक है, सिर्फ अंदर वाले स्फीयर की वजह से, बाहर वाले स्फीयर की वजह से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ओके, सो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ऑलराइट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता लग गया है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या तरीका होता है जानने का, कोई रिलेशन हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, तो हमने बिल्कुल पढ़ा है वो रिलेशन। क्या होता है देखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं इस रिलेशन को। पोटेंशियल अगर मुझे पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यानी कि dv अपॉन dr। ये हमने पढ़ा था, ये हम तब यूज करेंगे जब मुझे पोटेंशियल पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। ओके, सो मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल क्या हो जाता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन तो रहेगा, इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है, वेक्टर ई डॉट डी आर का। ऑलराइट, वेक्टर ई डॉट डी आर का हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना होगा। लिमिट्स में हम यहाँ पर कुछ ना कुछ यूज करेंगे, तो बेसिकली मुझे ये फॉर्मूला यूज करना होगा पोटेंशियल डिफरेंस जानने के लिए। ऑलराइट, पोटेंशियल जानने के लिए या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जानने के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। V इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन में लगा देता हूं, वैसे नेगेटिव साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, नेगेटिव साइन का यहाँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब हमें सिर्फ कैपेसिटेंस जाननी है। ऑलराइट, तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों स्फेरिकल शेल्स के बीच में। सो इंटीग्रेशन मुझे करना है वेक्टर ई डॉट डी आर। अब वेक्टर ई और डी आर के बीच में कितना एंगल है, यहां पर तो हमने ds वेक्टर और वेक्टर ई के बीच में है ना, ds वेक्टर क्या था, एरिया वेक्टर, छोटा सा हमारा एक एरिया वेक्टर। यहां पर मुझे क्या चाहिए, dr वेक्टर। dr वेक्टर का मतलब क्या होगा, जो रेडियस की डायरेक्शन में ही तो होगा, ठीक है, ये भी रेडियस की डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी रेडियस की डायरेक्शन में है। सो ये भी मैं लिख सकता हूं यहां पर कि एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड dr वेक्टर। ऑलराइट, dr वेक्टर अपने आप में एक अलग वेक्टर है ds वेक्टर से, लेकिन यहां पर भी एंगल जीरो ही है। सो अगर एंगल जीरो है तो यहां पर भी देखिए वेक्टर e डॉट dr के बीच में क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है cos थीटा आता है दोनों के बीच में, राइट, और cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा, फिर से 1 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो अब यहां पर हम इसे सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की हम वैल्यू डाल देते हैं, कांस्टेंट k q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल दी एज इट इज, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, इसका मैग्नीट्यूड इनटू में इसका मैग्नीट्यूड, वो क्या हो जाएगा dr, और दोनों के बीच में cos ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स वो जीरो है, तो उसको मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, cos 0 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। सो जो भी कांस्टेंट टर्म्स है उन्हें हम बाहर निकाल लेंगे और बाकियों का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन अब देखिए इंटीग्रेशन तो करना है,
किसका इंटीग्रेशन, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, आर, ठीक है, आर यानी कि डिस्टेंस इस पॉइंट का सेंटर से। तो अब ये आर वेरिएबल है, ये कहां से कहां तक वेरी कर सकता है। ये आर जो डिस्टेंस है वो जीरो भी हो सकता है कहने को तो, लेकिन जीरो हम लेंगे नहीं। मतलब अगर हमने रेडियस ए से इस डिस्टेंस को कम किया, अगर ये आर रेडियस ए से कम हो जाएगा तो वह अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो क्योंकि हमें पता है ये आर वेरिएबल है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है वैसे तो, ठीक है, लेकिन जीरो से लेकर इनफाइनाइट हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है। जीरो से लेकर ए पॉइंट तक, जब तक आपकी रेडियस ए नहीं हो जाती है तब तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। जब हमारी रेडियस ए से बी के बीच में, फ्रॉम ए टू बी, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। जो हमने लिखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में है। और जैसे ही आपकी रेडियस बी से ज्यादा होगी, बी से लेकर आप इन्फिनिटी तक कहीं भी चले जाओ, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोबारा से क्या है, जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो हमें जो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये कि सिर्फ इस रीजन में ही करना होगा। तो लिमिट्स में हम डायरेक्टली क्या डाल सकते हैं, ए से लेकर बी, ऑलराइट। तो ये हमारी लिमिट्स हो गई। कांस्टेंट टर्म्स को हम बाहर ले आएंगे, कांस्टेंट के और क्यू बाहर आ गया। इंटीग्रेशन करना है आर स्क्वायर, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। सो आर की पावर -2, मैंने उसे ऐसे लिखा। लिमिट्स हैं ए से बी और विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं डी आर, ऑलराइट। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर एक इंक्रीज कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। -2 में आप एक इंक्रीज करोगे तो क्या बनेगा, -1, और -1 से हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। सो इसे हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू शेल्स, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और कांस्टेंट हमने के बाहर निकाल लिया, क्यू भी बाहर है। इंटीग्रेशन हमें करना है आर की पावर -2 का, ठीक है। तो वो देखिए सॉल्व करने पर क्या आएगा, आर की पावर हो जाएगी -1 और माइनस से ही हमने डिवाइड कर दिया। नेगेटिव साइन हमने यहाँ पर रखना है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, वो ऑलरेडी इसकी वजह से फॉर्मूले के अंदर जो नेगेटिव साइन है वही चला आ रहा है, ऑलराइट। चलिए अब यहां पर देखिए लिमिट्स यूज होंगी, क्या है हमारी लिमिट्स, ए से लेकर बी, लिमिट यही रहेगी। ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाएगा, इसको बाहर भेज देते हैं, तो ये बनेगा कांस्टेंट के क्यू। अब अगर ये नेगेटिव बाहर जा चुका है तो ये सिर्फ आर की पावर -1 है, यानी कि 1/r, आर की पावर -1 मीन्स 1/r। अब आप लिमिट डालेंगे तो क्या बनेगा, 1/b - 1/a, ऑलराइट। तो ये डिपेंड करता है, देखो आप इसके पोटेंशियल में से इसका पोटेंशियल तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या यहां से यहां सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एक तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, एक तरफ नेगेटिव आ जाएगा। सो पॉजिटिव नेगेटिव से वैसे इतना फर्क पड़ेगा नहीं। ये हमारी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की, ऑलराइट। अब हम ये क्यों निकाल रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस, हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमें चाहिए कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होती है चार्ज डिवाइडेड बाय में पोटेंशियल डिफरेंस, ऑलराइट। तो मुझे इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिल गया है, सो नाउ आई कैन कैलकुलेट कैपेसिटेंस। वो क्या हो जाएगी, Q/V, ऑलराइट। सो ये हमारा Q एज इट इज, V की वैल्यू हम यहां से डाल सकते हैं, क्या हो जाएगी कांस्टेंट के Q, ऑलराइट। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर ये हम एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा AB और ये हो जाएगा A - B, ऑलराइट। अब Q से Q कैंसिल और ये सॉल्व करने पर आ जाएगा कैपेसिटेंस C क्या हो जाएगी, AB हमारा ऊपर चला जाएगा, दिस इज, और नीचे रह जाएगा कांस्टेंट K इंटू A - B, ठीक है। कांस्टेंट K क्या होता है, दोबारा से अगर इसको लिखना चाहो तो 1/4πε0, तो 1/4πε0 ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा देखो 4πε0 इंटू AB, दोनों रेडियस आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों रेडियस का डिफरेंस नीचे क्या है, सिर्फ A - B, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस एक स्फेरिकल कैपेसिटर का। अब जब हम स्फेरिकल कैपेसिटर बोल रहे हैं तो हमारा मीनिंग ये है कि दो स्फीयर्स यहाँ पर है, दो स्फेरिकल शेल हैं, अकेले एक स्फीयर का कैपेसिटेंस हम नहीं बोल रहे, ठीक है। अगर अकेला स्फीयर होता, ठीक है, तो क्या होता हमारा कैपेसिटेंस, मान लो कि ये जो रेडियस B वाला जो स्फीयर है ये है ही नहीं, रेडियस B वाला हम क्या करेंगे, नहीं ऐसे नहीं, अकेला स्फीयर कब होगा, मान लो कि ये जो स्फीयर है इसको आप A को इग्नोर कर दें अगर हम,
तो सिर्फ रेडियस बी रह जाएगी, लेकिन उसके लिए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं सिंगल जो स्फीयर होता है ना, हाँ, तो उसके लिए क्या होगी, उसकी अकेली रेडियस होगी आर। यहाँ पर तो दो रेडियस है, स्मॉलर रेडियस और बड़ी रेडियस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही रेडियस और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो यहाँ पर भी है, इनटू दिस रेडियस आर। ऑलराइट, सो हमारा फॉर्मूला ये रहेगा जब हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल स्फीयर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, और अगर दो स्फीयर्स हैं, वहां पर दो स्फेरिकल शेल हैं, तो ऑब्वियसली एक स्मॉलर रेडियस होगी, एक बिगर रेडियस होगी, आपको ए और बी की वैल्यू गिवन होगी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, और नीचे दोनों रेडियस का डिफरेंस यानी कि ए माइनस बी, ठीक है। तो ऐसा करने से देखो क्या होगा, ये कुछ ना कुछ, अब हम क्या, हमारे कंट्रोल में क्या है, ये ए माइनस बी, यानी कि इन दोनों के बीच का गैप, ठीक है। ए माइनस बी का मीनिंग क्या है, ये जो गैप है, ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, आप कुछ भी बोले, तो हम जितना गैप इसको कम रखेंगे, ये गैप जितना कम होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। डिनोमिनेटर जितना कम होगा, कैपेसिटेंस उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये एक नया फैक्टर आ जाएगा कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने का। तो सीधी सी बात है, एक सिंपल अकेले स्फीयर से ज्यादा कैपेसिटेंस हमें मिल सकती है यहां पर, ठीक है। वो ऑब्वियस है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में ए माइनस बी, रेडियस ए और बी जितनी वैसे जितनी बड़ी हो, ठीक है, मतलब स्फीयर का साइज बड़ा कर दो, लेकिन गैप को कम से कम रखने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि गैप जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा हमारी कैपेसिटेंस आएगी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए भी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा कैपेसिटेंस का, क्या फॉर्मूला था, एप्सिलॉन नॉट ए इज द एरिया अपॉन डी, डी इज द गैप बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो जितना ज्यादा यहां पर भी हम गैप को कम रखेंगे, उतनी ही ज्यादा कैपेसिटेंस हमें यहां पर मिलेगी, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा हमारा, ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर गिवन नहीं है, बट वी आर डूइंग इट, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव में आपके काम आ सकता है, सिलेबस में ये यूज में नहीं आएगा, बट ये फॉर्मूला है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है। सिंगल स्फीयर का ये होता है, और जब स्फेरिकल शेल आ जाती है तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब हम यहां उतना टाइम नहीं लगाएंगे वैसे, क्योंकि हम स्फेरिकल कैपेसिटर समझ चुके हैं, ठीक है। तो सेम वे में हमें यहां पर अप्रोच करना है। यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, देखो दो अलग अलग सिलेंडर्स यूज करेंगे, अकेला कंडक्टर अब हम यूज नहीं करेंगे। अब हमें पता है एक कंडक्टर के साथ में, उसके नेबरहुड में एक दूसरा कंडक्टर रखने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, और हमें कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो हम दूसरे कंडक्टर को हमेशा यूज करेंगे। अब यहां पर भी सेम चीज है, देखो एक अंदर वाला सिलेंडर है जिसकी रेडियस स्मॉल ए हमने मान ली है, एक बाहर वाला सिलेंडर है जिसकी रेडियस हमने बी हमने मान लिया सेम वे में, ठीक है। यहां पर चार्ज अंदर कितना है प्लस क्यू, बाहर कितना है माइनस क्यू। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो कहां होगा, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। आप गॉसियन सरफेस बनाकर देखेंगे कोई चार्ज ही इंक्लूड नहीं हो रहा, ठीक है। बाहर देखेंगे तब भी देखिए टोटल चार्ज ही जीरो हो जाएगा, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जीरो आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी सिर्फ इस रीजन में, स्मॉलर सिलेंडर और बिगर सिलेंडर के बीच का जो ये रीजन है, सिर्फ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और वो कैसा होगा, अगर हम टॉप से देखें, ऊपर से हम देखें सिलेंडर को, तो वो कुछ ऐसा व्यू हमें नजर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव में वो एंटर करती हैं, राइट। तो कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें देखने को मिलेंगी। ऑलराइट, अब यहां पर हमें क्या अप्रोच यूज करनी है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला वही रहेगा Q अपॉन V। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। V का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में हमें निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस सीधा तो हम नहीं निकाल सकते, पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो हम किसी भी एक पॉइंट पर, जनरल हमने ये पॉइंट मान लिया, ठीक है। सेंटर से कितना दूर है, ये R रेडियस पर है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, वरना मैंने लिख दिया R रेडियस है ये, ठीक है। सेंटर से इसका डिस्टेंस R के इक्वल है, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करें, गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी गॉस थ्योरम लगाने के लिए। तो गॉसियन सरफेस यहां कैसी होगी, सिलेंडर के ही जैसी होगी। तो हमें यहां पर एक और सिलेंडर एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से अंदर ही अंदर एक और सिलेंडर जो किसका काम करेगा, गॉसियन सरफेस का काम करेगा, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस सिलेंडर के देखो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम सेम मानेंगे। अब यहां पर थोड़ा सा हम अजम्पशन यूज करें, स्फीयर के केस में तो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, लेकिन सिलेंडर देखो कहीं ना कहीं पर जाकर वैसे तो वो खत्म होगा, है ना, उसकी लेंथ लिमिटेड ही होगी, बहुत ज्यादा लंबी रख लो, बहुत ज्यादा लंबी रख लो, लेकिन
एक पॉइंट पर आकर वो खत्म होगा, ठीक है, फिनिश हो जाएगा। सो एजेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब वो यहाँ पर बीच में जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग हर एक पॉइंट पर सेम ही होगा, ठीक है, सेम ही होता है, लेकिन एजेस पर आकर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है, लेकिन उसे हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। सो ये अजम्पशन है हमारी की जो लेंथ है ना सिलेंडर की, एज्यूम लेंथ, ठीक है, लेंथ यहां पर L से डिनोट की है, दिस इज लेंथ ऑफ सिलेंडर। सो L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, B। ये जो रेडियस है ना हमारी A और B, ठीक है, इनके कंपैरिजन में लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है, तो वहां पर फिर ये एजेस पर जो डिस्टर्बेंस होगी उसे हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी अजम्पशन रहेगी, लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A एंड B। ऑलराइट, सो इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट एज्यूम कर सकता हूं। इसके साथ ही यहां पर हमें क्या करना होगा, देखो, क्योंकि यहां पर चार्ज वैसे बहुत सारा है, अब अगर हम कंप्लीट सिलेंडर मान लेते हैं, चलो ऐसे ही करते हैं हम इसे सॉल्व, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हम अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम, जैसे हमने लास्ट केस में किया, अप्लाई करते हैं, चलो गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या कहती है, क्लोज इंटेग्रल करना होगा आपको, वेक्टर ई, यहां पर क्या आता है वेक्टर ई के साथ में डॉट ds वेक्टर, यानी कि एरिया वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ई डॉट ds इज इक्वल टू जितना चार्ज उसने इंक्लूड किया है। अब इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इंक्लूड किया है, जितना ये स्मॉलर सिलेंडर के पास है, कितना चार्ज है स्मॉलर सिलेंडर के पास में, Q चार्ज है, ठीक है, बाहर वाले के पास माइनस Q चार्ज है, तो हम यहां पर लिख देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी गॉस थ्योरम है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कांस्टेंट मान लिया है, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर निकाल सकते हैं। और एरिया वेक्टर, अब एरिया वेक्टर कैसा होगा, जैसे यहां पर आप देखेंगे तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। तो यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं, एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड ds वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। वैसे भी जो भी फील्ड लाइन आप देख पा रहे हो, ये जो फील्ड लाइंस है कौन से वाले एरिया से पास करेंगी, इस गॉसियन सरफेस के कौन से एरिया से पास करेंगे, सिर्फ इस कर्व्ड वाले एरिया से। देखो जो कर्व्ड एरिया होगा सिलेंडर का, सिर्फ वहीं से पास करने वाली है। ये जो ऊपर के फ्लैट वाले टॉप और बॉटम है, यहां से कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगी, है ना। सो हमें सिर्फ यहीं पर देखना है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। सो डॉट प्रोडक्ट में कॉस ऑफ एंगल आता है, यानी कॉस थीटा। सो कॉस 0 पर वैसे भी 1 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप देखो बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ एरिया का। एरिया का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कौन सा वाला एरिया इंक्लूड होगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का जो ये कर्व्ड एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E हमारा कांस्टेंट है और इस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RL। R इज द रेडियस, तो वो हमने R ही एज्यूम की है, ठीक है। सो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 2 पाई RL इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हमने मान लिया जितना भी चार्ज Q यहां पर है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट यहां पर आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, नेक्स्ट पार्ट में हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 पाई RL को हम नीचे ले जाते हैं। सो Q अपॉन 2 पाई के साथ में हम लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमें पता है कांस्टेंट K बना लेता है, ठीक है। तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, इनटू में रेडियस R इंटू लेंथ L। ऑलराइट, सो अब ये चार्ज Q कहां पर है, इस सिलेंडर के ऊपर है, ठीक है। और ये लेंथ क्या है, इस सिलेंडर की ही लेंथ है। सो इस Q अपॉन L को आप लैम्डा भी लिख सकते हैं। वैसे तो आप बोलोगे कि यहां पर चार्ज एरिया में डिवाइडेड है, लेंथ पर डिवाइड नहीं हो रखा, ठीक है, लेकिन यहां पर हम इसको लैम्डा लिख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे हम लिखेंगे लैम्डा, अपॉन में क्या रह जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस R। तो लैम्डा का मीनिंग देखो यहां पर क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी से मीनिंग ये है कि देखो वैसे तो चार्ज एरिया पर ही डिवाइडेड है, लेकिन इस लेंथ का एक यूनिट अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये टोटल अगर लेंथ है सिलेंडर की, उसकी सिर्फ एक यूनिट को आप देखो, ठीक है, उस एक यूनिट में कुछ चार्ज, ठीक है, जितना भी चार्ज उस एक यूनिट में है वो हम कह देंगे कि उतना चार्ज एक यूनिट लेंथ में है, ठीक है।
फिर जो सेकेंड यूनिट होगी उसमें भी उतना ही चार्ज होगा, ठीक है। सो लैम्डा इज कॉन्स्टेंट। इस तरीके से हम यहाँ पर लैम्डा की बात कर रहे हैं कि एक यूनिट लेंथ में जितना भी वो चार्ज है तो वो एरिया पर ही डिवाइडेड, लेकिन एक लेंथ में हम बात कर सकते हैं यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है वहां पर, ठीक है। सो दिस इज लैम्डा और वो कांस्टेंट होगा, मतलब थ्रू आउट द स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फीयर नहीं सॉरी सिलेंडर। ऑलराइट, तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद में हम पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस जाननी है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और पोटेंशियल निकालने का तरीका, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होगा, हमें इंटीग्रेशन करना होगा। नेगेटिव साइन यहां पर आता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है वेक्टर ई डॉट डी आर के बीच में, वेक्टर ई डॉट डी आर यहां पर आ जाता है। लिमिट्स क्या डालेंगे, लिमिट्स लास्ट वाले एग्जांपल की तरह सेम वे में रेडियस ए से लेकर बी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहीं पर है, बाकी सब जगह पर जीरो है, तो लिमिट में आ जाएगा ए और बी। अब यहां पर फिर से देखो डॉट प्रोडक्ट आ गया, तो वेक्टर ई और डी आर के बीच में एंगल क्या है, डी आर वेक्टर किसकी डायरेक्शन में होगा, रेडियस की डायरेक्शन में होगा। अगर ये हमारा रेडियस आर है तो डी आर इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहां से देखोगे तो रेडियस की डायरेक्शन में ही डी आर वेक्टर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है, ठीक है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड डी आर वेक्टर, वो एंगल भी क्या होगा, जीरो के ही इक्वल होगा। तो ये चीजें आप साइड में नोट करके रखेंगे, क्योंकि ये हमें यूज हम कर रहे हैं इसको डेरिवेशन के अंदर, राइट। पहले हमने देखा एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड डीएस, यहां पर जब हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर रहे थे। अभी हमें क्या चाहिए, वेक्टर ई और डी आर के बीच में एंगल चाहिए, वो भी जीरो होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जानता हूं कि उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, वो हम यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, उसका मैग्नीट्यूड रख देंगे, नेगेटिव साइन है, लिमिट्स हैं फ्रॉम ए टू बी। ऑलराइट, वैल्यू क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस आर, ठीक है। डी आर को हम लिख देंगे सिर्फ डी आर, और साथ में अब जब दोनों का मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया तो कॉस ऑफ एंगल आता है, तो यहां पर लिखोगे अभी तो क्या होगा, कॉस 0, जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट विल बी, अब नेगेटिव साइन के साथ बाहर कांस्टेंट वाली टर्म आ जाएंगी, लैम्डा कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, ठीक है। बचा क्या, सिर्फ 1 बाय आर। 1 बाय आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ आर, ln ऑफ आर। ऑलराइट, लिमिट क्या है, लिमिट क्या है, फ्रॉम ए टू बी, ये हमारी लिमिट्स है। तो लिमिट्स हम क्या यूज करते हैं, लिमिट्स को देखो आगे हम क्या करेंगे, माइनस साइन, लैम्डा एज इट इज अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करते हैं, राइट। तो पहले अपर लिमिट को डाल दो, ln यानी कि log ऑफ b माइनस log ऑफ a, ln दिस इज ln ऑफ a। ऑलराइट, सो log b माइनस log a। अब हम क्या करेंगे, अब ये log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर log a माइनस log b या फिर log b माइनस log a, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वो दोनों जो टर्म्स होती हैं वो डिवाइड में आ जाती है, तो वो डिवीजन में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट पेज पर हम इसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस v, नेगेटिव साइन है, लैम्डा है, अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पर है, और log के अंदर देखो जब b log b माइनस log a होता है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, log ऑफ b अपॉन a। इनको मैं ऐसे डिवीजन में लिख सकता हूं दोनों टर्म्स को। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि log के अंदर अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं b अपॉन a, तो उसका मीनिंग है कि log ऑफ b न्यूमरेटर माइनस log ऑफ दिस डिनोमिनेटर। तो ये प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया है यहां पर। ऑलराइट, चलिए तो हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिलेंडर्स। आगे हमें क्या जानना है, कैपेसिटेंस। हमारा मेन मोटिव तो कैपेसिटेंस निकालना है, दैट इज Q अपॉन V, राइट। इसीलिए हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। सो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, Q को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, कैपेसिटेंस Q को हम डिवाइड करेंगे पोटेंशियल V से, और वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन तो सिर्फ देखो हमें यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लैम्डा अपॉन में क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में log ऑफ B अपॉन A, ये चीज हो जाएगी। ऑलराइट, अब लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ, दोबारा से अगर मैं इस Q को यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ चार्ज Q डिवाइडेड बाय में लेंथ L, ठीक है। सो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। अभी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कंप्लीटली
न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लेंथ एल, लेंथ इज दिस लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब log b अपॉन में a है और ये डिनोमिनेटर में है, तो अगर मैं इसे न्यूमरेटर में लाना चाहता हूं तो मुझे ये b अपॉन में a की बजाय क्या करना होगा, a अपॉन b, यानी कि क्या हो जाएगा ln ऑफ a अपॉन b। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस ड्यू टू सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो क्या करना होगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेंथ आ जाएगी सिलेंडर की जितनी भी लेंथ है, इनटू लॉग, अब हमें लॉग लेना होगा ऑफ रेडियस a अपॉन b, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, a अपॉन b, b अपॉन a, मतलब वो कैपेसिटेंस हमें पता चल जाएगी। कैपेसिटेंस में ऐसा कुछ नहीं कि पॉजिटिव कैपेसिटेंस, नेगेटिव कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हम हमेशा यही लिखते हैं कि 2 माइक्रोफेराड, ठीक है। हमने ऐसा लिखा तो इसका मीनिंग ये है कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटी है इतना चार्ज स्टोर करने की, मतलब 2 माइक्रोफेराड उसकी वो कैपेसिटी है, ठीक है। सो अब हमें यहां से पता चला कैपेसिटी मतलब वो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो कितना चार्ज पॉजिटिव भी स्टोर कर सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी स्टोर कर सकता है, ठीक है। सो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। एंड दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या आया था, रिजल्ट था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन ए माइनस बी, ऑलराइट। और सिलेंड्रिकल के लिए आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू में लॉग ऑफ ए अपॉन में बी। तो यहां पर हम एक बार लिख देते हैं, स्फेरिकल के लिए हमें अगर कोई फॉर्मूला यूज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल के लिए अगर हमें कोई फॉर्मूला यूज करना है तो हम क्या यूज करने वाले हैं। इसके बाद में हम एक या दो क्वेश्चन देखेंगे जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस a इंटू बी, और नीचे क्या आ जाएगा a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, ठीक है। वो भी कब, जब दो शेल्स वहां पर गिवन हो। अगर एक सिंगल कैपेसिटर, एक सिंगल स्फीयर है तो उसकी कैपेसिटेंस हमें ऑलरेडी पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस r हो जाती है, मतलब कैपिटल R भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल के केस में कैपेसिटेंस अभी अभी हमने देखा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेंथ आ जाती है सिलेंडर की L, और इंटू में लॉग ऑफ A अपॉन बी या फिर B अपॉन ए आप लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क पड़ेगा और कुछ भी नहीं। तो ये हो जाएगी कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट के लिए आप ऑलरेडी जानते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हो जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। नेक्स्ट वी विल अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं एक या दो क्वेश्चंस की। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, द थिकनेस ऑफ एयर लेयर बिटवीन 2 स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। अब थिकनेस हमें दी है कितनी है, 2 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है। तो वहां पर 2 शेल्स होंगी और उनके बीच की जो थिकनेस है यानी कि 2 सेंटीमीटर है गैप। The capacitor has the same capacitance as the sphere of 1.2 meter diameter. Find the radii of its surfaces. तो हमें क्या बतानी है, रेडाई, मतलब रेडियस a भी बतानी है और रेडियस b की वैल्यू भी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ऑलराइट। तो एक्चुअल में तो क्वेश्चन देखो ये कि हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है। हमें पता है कि उसमें स्मॉलर रेडियस को हम a कंसिडर करते हैं, बिगर रेडियस को हम b कंसिडर करते हैं, और हमें क्या दियो, थिकनेस ऑफ एयर लेयर। अब एयर की जो यहां पर जो लेयर होगी, ठीक है, इन दोनों के बीच में उसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर है। तो उससे मीनिंग क्या है कि b माइनस ए, ये बड़े वाली रेडियस में से अगर मैं b माइनस ए करता हूं तो वो किसके इक्वल है, 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। सो दिस इज गिवन 2 सेंटीमीटर। उसके अलावा हमें क्या दिया था, कैपेसिटर हैज द सेम कैपेसिटेंस। अब इस कैपेसिटर की मुझे पता है कैपेसिटेंस क्या होती है, मैंने अभी अभी फॉर्मूला लिखा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। साथ में क्या आता है, रेडियस a इंटू रेडियस b डिवाइडेड बाय में दोनों का डिफरेंस a माइनस बी या फिर b माइनस ए, ठीक है। तो वो कितना है, देखो 2 सेंटीमीटर है। सो 2 सेंटीमीटर को मैं क्या कर सकता हूँ, मीटर में कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ 10 की पावर -2 मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। वैसे हाँ, ये हमें करना होगा। तो ये कैपेसिटेंस आ गई। अब ये कह रहे हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है, द कैपेसिटर हैज सेम कैपेसिटेंस एज द स्फीयर। अब जब स्फीयर बोल दिया तो यानी कि एक अकेले स्फीयर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटेंस किसके इक्वल है, एज द स्फीयर ऑफ 1.2 मीटर डायामीटर, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस किसके इक्वल है, एक अकेला स्फीयर जिसका डायामीटर कितना है 1.2 मीटर के इक्वल है।
सॉरी ये हमें ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज द डायमीटर, ऑलराइट। अब रेडियस क्या होगी, अगर 1.2 मीटर डायमीटर तो रेडियस हो जाएगी 0.6 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगी स्फीयर की रेडियस। तो इस स्फीयर का कैपेसिटेंस और यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, को हम डायरेक्टली रेडियस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 0.6 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब ये टर्म और ये टर्म क्या है, इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। तो देखिए हम इसको इक्वेट करके लिख देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बी अपॉन ए माइनस बी को हम लिख चुके हैं, 0.02 भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो रहा है 0.6, ठीक है। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू 0.02 को वहां भेज देते हैं, ठीक है। सो दिस इज 0.6 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.02 से, ये क्या बन जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 6 2 तो होते हैं 12, और ये देखिए अपॉन में 100 और अपॉन में 10, ये दो आएंगे ना, सो 10 की पावर -3 बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ए मल्टीप्लाइड बाय बी। अब मेरे पास एक इक्वेशन तो ये है वेरिएबल ए और बी के बीच में, और दूसरी इक्वेशन देखो ये है, ठीक है। सो ये दो हमारे पास इक्वेशन है। अब क्या कर सकते हैं, यहां से हम मैं लिख सकता हूं कि b इज इक्वल टू ए प्लस, मैंने माइनस ए को वहां भेजा तो प्लस ए बन गया, ए प्लस क्या 2 सेंटीमीटर, और 2 को मैं क्या लिखूंगा 0.02, क्योंकि मीटर्स में लिखना है, तो ये वैल्यू मैं b की यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ठीक है। सो दिस इज b इज इक्वल टू ए प्लस 0.02, यहां पर हम रख देते हैं a तो ऑलरेडी है, b की हम ये वैल्यू उठा रहे हैं यहां से a प्लस 0.02, और इसको देखो मैं क्या लिखता हूं, इसे मैं 1.2 इंटू 10 की पावर -2 ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। मतलब एक 10 की पावर -1 मैंने यहां दे दिया तो 1.2 वो बन गया। अब ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.02 मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन हो गई, इज इक्वल टू यहां पर क्या है 1.2 इंटू 10 की पावर -2। अभी 10 की पावर -2 अगर हमें नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, 10 की पावर +2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 a स्क्वायर प्लस, अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ भी हर तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू, और ये भी 100 और 10 की पावर -2 कैंसिल कर जाएंगे तो ये सिर्फ 1.2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, दिस इज द वेरिएबल a, तो यहां से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा, अगर मुझे a की वैल्यू मिल जाती है यहां से, तो उसी को हम यूज करके यहां पर इस इक्वेशन में डालेंगे, अगर a की वैल्यू यहां पर डाली तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको ट्राई करें एंड आंसर हमें मिल जाएगा। पहले हमें रेडियस a मिलेगी, a की वैल्यू यहां डालने से मुझे रेडियस b मिल जाएगी, ऑलराइट। सो इस तरह से हम अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.03 मीटर। अब ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस मुझे गिवन है, इज सस्पेंडेड विद इन अ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस 0.05 मीटर, यानी कि ये छोटा स्फीयर है, देखो इसको हमने कहाँ सस्पेंड कर दिया, मतलब डाल दिया एक बड़े स्फीयर के अंदर डाल दिया जिसकी रेडियस 0.05 मीटर है, ठीक है। इफ द इनर स्फीयर, अब जो अंदर वाला स्फीयर है उसे हमने चार्ज कर दिया टू अ पोटेंशियल, कितने पोटेंशियल पर, 1500 वोल्ट, इतने पोटेंशियल पर हमने उसे चार्ज कर दिया, एंड आउटर स्फीयर को हमने क्या कर दिया, इज अर्थड, ठीक है, उसकी हमने अर्थिंग कर दी। तो फाइंड द कैपेसिटेंस मुझे बतानी है एंड द चार्ज ऑन द इनर स्फीयर, तो ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। एक बड़ा स्फीयर है यहां पर जिसकी रेडियस कितनी है 0.05 मीटर, और एक यहां पर होगा छोटा स्फीयर जिसकी रेडियस है 0.03 मीटर, 0.03, और इसकी रेडियस है 0.05, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है। अंदर वाले स्फीयर को हमने चार्ज किया है अप टू अ पोटेंशियल ऑफ 1500 वोल्ट, यानी कि यहां पर पोटेंशियल हो गया 1500 वोल्ट, ऑलराइट। और बाहर वाले स्फीयर को हमने क्या कर दिया,
अर्थ कर दिया यानी कि ग्राउंडिंग कर दी, ठीक है। अब ग्राउंडिंग करने से पोटेंशियल क्या हो जाता है, जो बाहर वाला स्फीयर है उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। किसी भी चीज को अगर हम ग्राउंड से कनेक्ट करें, अर्थिंग कर देते हैं, तो दैट मीन्स उस बॉडी का पोटेंशियल जीरो, ठीक है। तो यहां पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। ऑलराइट, मुझे दोनों स्फीयर्स की रेडियस पता है, मुझे दोनों स्फीयर्स का पोटेंशियल पता है, तो पोटेंशियल पता है तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं। मतलब एक स्फीयर का पोटेंशियल तो देखो जीरो ही है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1500 ही हो जाएगा। डिफरेंस क्या करना है, 1500 माइनस जीरो या फिर जीरो माइनस 1500, तो 1500 ही आएगा डिफरेंस। तो सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्फीयर्स कितना हो गया, वो हो गया 1500 वोल्ट, ठीक है। रेडियस आपको गिवन है, तो कैलकुलेट क्या करना है, कैपेसिटेंस पूछी हुई है शायद यहां पर, कैलकुलेट फाइंड द कैपेसिटेंस एंड द चार्ज, ठीक है। तो पहले कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमें मल्टीप्लाई करना होता है रेडियस a इंटू बी, ऑलराइट, और फिर दोनों का डिफरेंस यानी कि a माइनस बी, ठीक है। तो ये होता है। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऐसे तो हमें नहीं पता, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मुझे पता है ना। सो इट विल बी ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। मतलब इसको मैं कांस्टेंट के को तो नीचे लिख सकता हूँ ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो है, तो कांस्टेंट के की वैल्यू मुझे पता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। अब रेडियस a कितनी है, देखो 0.03 है, दूसरी रेडियस है 0.05, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हमने कर दिया। अब डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में डिफरेंस है 0.02, तो वो हमने यहां पर डाल दी वैल्यू। तो कैपेसिटेंस यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अब ये देखिए क्या होगा, 0.03 एंड दिस इज 5, सो मैं इसे लिखूंगा 3 इंटू 5, दोनों के पास 10 की पावर -2 है, तो मैं उसे लिख देता हूं 10 की पावर -4, 10 की पावर -2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, ठीक है। 9 इंटू 10 की पावर क्या है, ये 9 है, 10 की पावर 9 को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, और 0.02 है यहां पर, यानी कि इसके पास भी 10 की पावर -2 है, और ये 10 की पावर 9 है, तो क्या बन जाएगा 10 की पावर 7, और ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -7 वो बन जाएगा, ठीक है। बचा क्या यहां पर, सिर्फ 2 रह गया है, सो 3 3 ऐसे हो जाएगा, एंड दिस विल बी 5/3 2 कितना हो जाता है 6, और 10 की पावर अगर हम देखें तो 10 की पावर -7 और -4 कितना हो जाएगा -11, ठीक है। सो मैं इसको क्या करता हूं, 10 से डिवाइड कर देता हूं, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -12 बन जाएगा। 10 की पावर -12 मीन्स पीको, तो हम पीको फेराड में आंसर निकाल लेंगे अपना। सो ये हो जाएगा 10 की पावर -12, 50/6 अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 6 8 48 होता है, फिर 20 आएगा तो 6 3 18, मतलब 8.3 पीको फेराड के अप्रॉक्स हमारा आंसर आ जाएगा कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है। पीको मीन्स 10 की पावर -12, ऑलराइट। तो ये हो गया कैपेसिटेंस। चार्ज हमें अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, चार्ज के लिए हम अपना जनरल फॉर्मूला Q = CV, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। कैपेसिटेंस अभी अभी कैलकुलेट किए, देखो 8.3 इंटू 10 की पावर -12, और पोटेंशियल हमें पता है, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर आपको यूज करना है, वो कितना है 1500 वोल्ट, ठीक है। आप इसे 8.3 की जगह पर हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं 50/6, ठीक है। सो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं, ओके, 50/6, दिस इज 50/6, तो ये क्या हो जाएगा 6 2 12 एंड 6 5 30, सो 250 पर ये चला जाएगा, और आप इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा चार्ज के लिए, ऑलराइट। तो बस कैलकुलेशन करनी है, चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं अगर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर या फिर स्फेरिकल कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर आई गेस। आज के लेक्चर में हमने देखा स्फेरिकल कैपेसिटर या फिर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की हम कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होगा। ओके, सो कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स एंड थैंक यू।